Hello aspirants, welcome to DD News analysis of the Hindu. Today the date is 9th July, so let's get started. यहाँ पर this is a sad news. 5 army soldiers killed in militant ambush in Jammu Kashmir, and the fact is that this is the fourth terror incident in 48 hours in Jammu and Kashmir, and all this gonna culminate with a full-fledged war, maybe around December or somewhere. Okay, but definitely it will happen. Let's see. एनीवे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सर्टेन कर दिया है दैट यस ये जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ है बट ये पेपर सभी तक पहुंचा है ऐसा कुछ नहीं हो सकता कुछ बच्चों तक शायद पेपर लीक हुआ था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर स्टैंड है दैट दोबारा नीट होना दैट कुड हैपन बट एज अ लास्ट रिसॉर्ट अगर गवर्नमेंट फाइंड आउट कर पाती है कि हु आर दी कल्प्रिट्स और पेपर किन किन बच्चों तक पहुंचा था तो पहले वो कोशिश की जाएगी अदरवाइज फिर लास्ट में जाकर इस एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है एज अ लास्ट रिसॉर्ट ओके बट द फैक्ट इज कि हर बार एग्जाम आप दोबारा करा लो कुछ करा लो एक कोई नए तरीके ढूंढ लिए जाएंगे फिर से करप्शन के बट द फैक्ट इज कि कभी भी इस तरह के किसी भी पेपर लीक में या चीटिंग केस में किसी को जेल नहीं होती कि थोड़े टाइम के लिए मैटर को काम डाउन करने के लिए अगर जेल भेज भी दिया जाए बट अल्टीमेटली वो सब बाहर आ जाते हैं हमने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देखा खुद बड़े बड़े मिनिस्टर्स जेल गए कुछ मंथ के लिए और बाद में बाहर आ गए और अच्छे से स्वागत भी हुआ उनका ओके बट सफरिंग सिर्फ एक ही इंसान को करनी पड़ती है वो होते हैं स्टूडेंट्स ऑलराइट तो एनीवे और ये सिर्फ किसी एक स्टेट या एक सेंट्रल एग्जाम की बात नहीं है कल हमने एनटीए का इशू देखा था सीयूईटी में राइट वहां स्टूडेंट्स ने कहा था दैट 30 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए वो भी ऐसे क्वेश्चंस के जो सीधे सीधे जिनके आंसर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एंड नाउ आपको अगर क्लेम करना है कि ये क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए देन यू हैव टू पे 200 रुपीज पर क्वेश्चन उन लोगों को जो सैलरी लेते हैं प्रॉपर इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए उन्हें उनकी गलती बताने के लिए आपको उल्टा उन्हें पैसे देने होंगे राइट सो ऑल नॉनसेंस इज गोइंग एनीवे यहाँ पर यूक्रेनियन कैपिटल की पर मिसाइल अटैक किया है रशिया ने एंड नाउ दिस हैज गॉटन रियली सीरियस ओके चिल्ड्रंस के हॉस्पिटल को हिट किया है बट द फैक्ट इज कि अभी भी यूक्रेन की जनता अपने प्रेसिडेंट को ये नहीं कह पा रही है जेलेंस्की कि यू प्लीज स्टेप डाउन ओके एटलीस्ट इस वॉर को फिलहाल के लिए तो रोका जाए क्योंकि रशिया की मेन डिमांड यही है दैट दिस मैन हैज टू गो आउट एंड इट नीड एन अश्योरेंस दैट यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नाटो ओके बट आई डोंट नो इतने डिस्ट्रक्शन के बाद भी वहां की जनता क्यों अपने राइट्स को असर्ट नहीं कर रही है No, ये न्यूज उतनी काम की नहीं है बट इनिशिएटिव अच्छा है दैट फर्स्ट टाइम इन कैरल कॉलेज सेटअप इज सैंडलवुड गार्डन ऑन इट्स कैंपस सो एग्जाम में काम नहीं आएगा मे बी बट ठीक है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और थोड़ी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए ठीक है वो ऑलराइट प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया में और इनको रिसीव करने के लिए वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए थे ओके जबकि अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो जब भी जी जिनपिंग रशिया जाते हैं तो मिस्टर पुतिन खुद आते हैं उनको रिसीव करने वो दिखाता है कि रशिया चाइना की बॉन्ड कितनी स्ट्रांग है कि बाकी इसके बारे में हमने कल बात कर ही ली थी कुछ कुछ बातें जो हम रिवाइज कर सकते हैं कल के टारगेट में से दैट 2025 तक हमने गोल रखा था दैट हमें अपना बायलैटरल ट्रेड बढ़ा के करना है $30 बिलियन राइट बट ये ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है $65 बिलियन ओके बट ये हुआ है मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्योंकि हमने ऑयल इंपोर्ट बढ़ा लिया हमने फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए उस वजह से बट इज आउट ऑफ 65 बिलियन $61 बिलियन टोटली रशिया के फेवर में था ओके हम लोग हार्डली इनको कुछ $3-4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं राइट तो ट्रेड बढ़ा है बट इंडिया का ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है उसमें ओके ये कुछ बातें थी बाकी कल हमने देख लिया था कल के सेशन में रशिया के बारे में अब देखिए यहाँ पे महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है इनको आप जानते होंगे कि जो बीफ पास हैं ओके बीफ जिसपे लेके हमेशा पॉलिटिक्स चलती रहती है ये पास इशू खुद सेंट्रल मिनिस्टर ने किए थे वहां पर ओके दैट यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर इशूड पासेस टू स्मगलर्स अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर टू ट्रांसपोर्ट बीफ राइट तो राजनीति अपनी जगह है और रियलिटी कुछ और ही होती है शुरू में कुछ ऐसा ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं है हमारे लिए
हाँ, ओके, क्लासिकल लैंग्वेज क्राइटेरिया। यहाँ पर मराठी, बंगाली, आसमीज एंड मैथिली ये डिमांड कर रहे थे कि हमें भी क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया मिलना चाहिए। ओके, तो क्राइटेरिया वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि आपके पास उतनी लंबी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी आपके पास कुछ लिटरेचर होना चाहिए अपनी लैंग्वेज का, खुद का ओरिजिनल लिटरेचर। ओके, और एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल के थ्रू वो बोली जानी चाहिए। तो तब जाकर आप क्वालिफाई करते हो क्लासिकल लैंग्वेज लैंग्वेज के स्टेटस के लिए। इस पे मैं आपको शॉर्ट नोट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके, वैसे क्योंकि उसको पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया को ट्वीक किया जाएगा। सेंटर टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ओके, तो अब जो न्यू क्राइटेरिया आएगा वो हमें पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि उस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, अभी तक आपको पता है हमारे जो नीचे के चारों स्टेट्स हैं उन चारों को दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, और उसके अलावा संस्कृत को दिया गया है। राइट, इसके अलावा मराठी, बंगाली, आसमीज एंड मैथिली को दिया जाएगा। नाउ द फैक्ट इज व्हाट यू शुड नो दैट अगर लैंग्वेज को ये स्टेटस मिल जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, तो उससे बेनिफिट क्या होते हैं। सो फोकस हियर, once a language is notified as classical language, education ministry help promote it, that is first thing। okay, इसके अलावा इसको it has to institute two major annual international awards for scholars of the eminence in this language, and a center of excellence for studies in the language is set up। the UGC is requested to create a certain number of professional chairs in central universities। ओके, तो ये तीन बेनिफिट होते हैं इनको अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है तो। ओके, और मराठी को इस साल मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पर असेंबली इलेक्शंस भी हैं इस साल। यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं था ये आर्टिकल, सिर्फ एक चीज है छोटी सी, अगर कभी पूछी जाए तो, बाकी वो भी मुश्किल लेके आएगा। This is a nociceptor cells. These nociceptor cells are bare nerve endings. They are found across our skin, bones, joints and muscles. ये सभी जगह पे मिलते हैं हमको। एंड ये रिसेप्टर्स काम क्या करते हैं, they detect the extreme pressure, temperature and chemical signals released by body when it is injured, and turn them into electrical signals and relay them to the brain via spinal cord। okay, and the brain finally read the message and perceives कि आपको इंजरी हुई है, उसका पेन हो रहा है। okay, तो ये सारा काम करते हैं आपके नोसिसेप्टर सेल्स। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। यहाँ पर हमें मिली है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, विच इज क्रिएटेड एटलीस्ट 51,000 ईयर एगो। एंड ये मिली कहाँ पे हमें, ये मिली है हमें इंडोनेशिया के आइलैंड में, द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी। एंड आपके लिए जो एक और काम का है कि हम लोग इसकी रेडियो डेटिंग करते हैं मोस्टली, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं जा पाता है, हार्डली 50,000 40,000 तक ही जा पाएगा ईयर्स बैक। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने दूसरी टेक्निक यूज की है बाय यूजिंग ए लेजर टू डेट ए टाइप ऑफ क्रिस्टल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट दैट फॉर्म नेचुरली ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग। okay, and the method is significant improvement over the other method and should revolutionize rock art dating worldwide। एचपीवी वैक्सीन को लेके हमने काफी सारी बातें की थी पहले, जब इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करने की बातें चली थी। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है बहुत ज्यादा। हालांकि ये दोनों यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ और क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से होता है या इससे होता ही है डेफिनेटली। तो आर्टिकल हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है जो इन लोगों ने रेज किया है, बट ऑब्वियसली आप कहीं अपने आंसर में लिख नहीं पाओगे। मोस्ट ऑफ द women who die of cervical cancer are HPV positive, but most of the men and women who are HPV positive do not get virus induced cancer। ठीक है, तो ये इन्होंने एक न्यू एंगल दिया है, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसा ज्यादा काम का नहीं है। देर इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रेवलेंस इन इंडिया एंड द ग्लोब रिगार्डलेस ऑफ वैक्सीन कवरेज और एफिकेसी। ओके, और हमने जो वैक्सीन बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है इसके लिए सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस के लिए, दैट इज नोन एज सर्वावैक। ऑलराइट, यहाँ पर बात फिलीपींस को लेकर हो रही है। देखिए, फिलीपींस की प्रॉब्लम ये है कि वो एक है जिसके साथ अमेरिका ने की हुई है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। ओके, तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। ओके, अब इसमें 2022 से पहले एक प्रेसिडेंट थे उनके, ड्यूट्रे, मिस्टर ड्यूट्रे।
वो थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट रखने लगे थे। 22 में इलेक्शन हुए, दोबारा से एक नए प्रेसिडेंट आते हैं और इन्होंने फिर से अपना टिल्ट पूरी तरीके से कर लिया यूएसए की तरफ। और सिर्फ यूएसए की तरफ ही नहीं, बल्कि यूएसए के साथ साथ ये क्वाड मेंबर्स के साथ भी डील करते हैं, क्योंकि ये चाइना जो असर्शन कर रहा है, क्योंकि हमने पहले कई न्यूज आर्टिकल्स देखे जहां पर चाइनीज नेवी वाटर कैनन यूज कर रही है फिलीपींस वेसल्स के अगेंस्ट, राइट। तो और हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की एक डील भी की है, ब्रह्मोस मिसाइल भी सेल की है इंडिया ने फिलीपींस को। इसके अलावा इन्होंने अब जापान के साथ एक पैक्ट साइन करा है, जहां पर ये लोग म्यूचुअली एक दूसरे के आर्मी को ट्रेन करने में एंड सिनर्जी स्टैब्लिश करने में मदद करेंगे। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया के साथ के भी ज्यादा क्लोज जा रहा है फिलीपींस, ऑल बिकॉज ऑफ चाइना, राइट। बट यहाँ पर इसकी मजबूरी ये है कि जब बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एड की आती है, तो चाइना ने बहुत सारा लोन भी दे रखा है फिलीपींस को। ओके, सो आप कह सकते हो कि एक ड्युअल ड्युअल चीज चल रही है फिलीपींस में। मिलिट्री के लिए ये यूएसए एंड क्वाड मेंबर्स के करीब है, और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के लिए ये चाइना के क्लोज हैं। राइट। और जो मिस्टर ड्यूट्रे थे 2022 तक प्रेसिडेंट, जो चाइना तरफ टिल्ट रखते थे, उन्हीं की बेटी अभी वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ की, राइट। ये 2022 में न्यू प्रेसिडेंट बनकर आए मिस्टर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। सो नाउ मनीला सीम्स रेडी टू कन्फ्रंट चाइना हेड ऑन। यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस के रिलेशनशिप में फिर से अपस्विंग देखने को मिल रहा है आफ्टर कमिंग ऑफ मिस्टर जूनियर के शांग्रीला डायलॉग। ये आपको पता है, ये एनुअल डिफेंस फोरम होता है जहां पर से बातचीत होती है इसको लेकर। शांग्रीला एक होटल का नाम है in Singapore. He sharply criticized China's illegal, coercive, aggressive and deceptive actions in the South China Sea. Okay, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था चाइना को। ये सब केस हम लोग इंटरनेशनल पेपर में देखते रहते थे, दैट वाटर कैनन्स यूज की जा रही हैं अगेंस्ट फिलिपिन फिशिंग बोट्स। तो इस सब से टेंशन बढ़ती चली गई, और इसीलिए फिलीपींस फिर से वापस से यूएस के करीब जाने लगा, जो कि वो 2022 के पहले अंडर दैट प्रेसिडेंट ड्यूट्रे थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा था। इनकी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी चली आ रही है सिंस 1951, क्योंकि जब कम्युनिज्म बढ़ रहा था वियतनाम में, चाइना में, ओके, लाओस, कंबोडिया में, तब फिलीपींस और उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ चाइना सी के करीब, तो यूएसए चाहता था कि वियतनाम में जो कम्युनिज्म बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ एयर बेस एंड नेवल बेस चाहिए फिलीपींस में। ओके, और उसी के लिए उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी इन 1951। अमेरिका हैज अराउंड 4 लाख सिटीजन, जिसमें से काफी सारे मिलिट्री वेटरन्स भी हैं यूएसए के, रिसाइडिंग इन द फिलीपींस। फिलीपींस क्योंकि अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिस्पेंसिबल एक्टर है यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में टू काउंटर चाइना, राइट। जहां पे और फिलीपींस की तैयारी इससे भी दिखाई देती है कि इन्होंने अप्रूव किया $35 बिलियन की एक्विजिशन लिस्ट, कि इन्हें डिफेंस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदने हैं दूसरी कंट्री से। ओके, सो ये अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, ताकि कल को अगर चाइना का असर्शन और ज्यादा बढ़ता है तो उन्हें झुकना ना पड़े। In 1992, यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम सुबिक बे एंड क्लार्क एयरबेस। ये दोनों फिलीपींस में लोकेटेड है। यहाँ पे पहले यूएस की मिलिट्री अच्छा खासी प्रेजेंस रखती थी, बट 1992 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद इनको लगा कि अब इसकी हमें नीड नहीं है, तब इन लोगों ने अबैंडन कर दिया था। बट अब इसको फिर से मॉडर्नाइज कर रहा है फिलीपींस। ओके, सुबिक बे एंड क्लार्क एयरबेस। देखिए, ये चीज आपको सिविल सर्विस के एग्जाम में नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन आप जो अदर एग्जाम देते हैं यूपीएससी के, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए, ओके, वहां इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। लास्ट ईयर भी वहां पर न्यूजीलैंड से के पास एक बे है, वो पूछी गई थी। ओके, नाउ, और ये शटडाउन क्यों की थी यूएस ने? एक फैक्टर था कि यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, और उसके अलावा लोकल अपोजिशन, फिजिकल प्रेशर, डिमिनिश स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ द सोवियत यूनियन विड्रॉल फ्रॉम कैम रेन बे इन वियतनाम। क्योंकि जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रहा था तब उसकी प्रेजेंस थी कैमरन बे पे वियतनाम में, बट वो भी विड्रॉ कर गया वहां से। तो फिर यूएसए को लगा हमें भी अब यहाँ फिलीपींस में ज्यादा फोर्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये क्वाड का सपोर्ट भी लेने की कोशिश करते हैं, क्वाड पार्टनर्स, टू ट्रांसफॉर्म हीज कंट्रीज फोर्सेज। और इंडिया ने डिलीवर भी किया फर्स्ट सेट ऑफ ब्रह्मोस लॉन्चर्स एंड मिसाइल, जो डील हुई थी $374 मिलियन की। इंडिया हैज ऑफिशियली गिवन ए स्टेटमेंट ऑफ फुल सपोर्ट टू 2016 ट्राइब्यूनल रूलिंग। अब जब ये केस गया था वहां यूएन क्लॉज के ट्राइब्यूनल में, ठीक है, देखिए वहां पर दो केस गए थे उस वक्त। एक गया था ये साउथ चाइना सी का, चाइना वर्सेस अदर कंट्री,
और एक गया था इंडिया बांग्लादेश का मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। ठीक है, हमारे अगेंस्ट जजमेंट आया, हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना कि ठीक है अगर ट्रिब्यूनल कह रहा है बांग्लादेश का राइट है तो हमने दे दिया। चाइना के अगेंस्ट भी जजमेंट आया कि ये 9 डैश लाइन आपकी जो है ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट चाइना ने माना नहीं। और चाइना ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को बिल्कुल नहीं माना और वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एनक्रोच करता रहा। ओके, वहां पर उनके फिशिंग वेसल्स को रोकता रहा। ओके, बट इंडिया ने सपोर्ट किया था कि ये जो ट्राइब्यूनल का जजमेंट आया अगेंस्ट चाइना, हम इसको फुली सपोर्ट करते हैं। एंड इट फाउंड चाइना गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड वायलेटिंग यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। चाइना एक्सपीडियंटली इग्नोर्ड दिस रूलिंग। ठीक है, तो ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, इंडिया जो इंटरनेशनल लॉ और ऑर्डर में बिलीव करता है, और दूसरी तरफ चाइना जो उनको कंप्लीटली डिनाई करता है। इसके अलावा जापान प्रोवाइड करता है ओएसए, दैट इज ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस, एक तरह का मिलिट्री एड स्कीम चलती है इसकी। तो इसने फिलीपींस नेवी को प्रोवाइड भी की है, तो जापान की भी ये क्लोज जा रहा है। साउथ कोरियन शिपयार्ड को भी ये लोग अप्रोच करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर कोस्ट गार्ड वेसल्स। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया इज द फिलीपींस सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल ग्रांट एड डोनर, राइट। इट रिमेन्स रिलायंट ऑन बीजिंग्स फाइनेंशियल सपोर्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अभी भी फिलीपींस बीजिंग से यानी कि चाइना से इकोनॉमिक एड के लिए डिपेंडेंट है उस पर। ओके, चाइना ने कमिट भी किया था यहाँ पर कि हम 9.1 बिलियन डॉलर देंगे इन स्टेट डायरेक्टेड फाइनेंस। ठीक, और क्योंकि अभी ये जो मिस्टर ड्यूट्रे थे उनकी बेटी सारा ड्यूट्रे, शी इज स्टिल द वाइस प्रेसिडेंट, और ये चाइनीज की ज्यादा क्लोज रही थी ये वाली रूलिंग पावर में जब थी। ऑलराइट, नाउ अब ये जो ड्यूअल एंगेजमेंट है, मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम यूएस एंड इट्स पार्टनर्स एंड डेवलपमेंट एड फ्रॉम चाइना, तो फिलीपींस कहीं ना कहीं थोड़ा बीच में है दोनों के। राइट, चलिए आगे चलते हैं, वो सब काम का नहीं है हमारे। यहाँ पर कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं पुलिस के लिए, जो कि आपको एटलीस्ट जानने तो चाहिए। एग्जाम में कितने काम आएंगे दैट आई डोंट नो, बट हाँ प्रीलिम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसा एक्चुअली पहले था वैसा ही है ऑलमोस्ट। एफआईआर, देखिए पहले भी आपने सुना होगा जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर इज नथिंग बट, कई बार पुलिस वाले क्या एफआईआर दर्ज करने में, जैसे सपोज कि यहाँ कहीं पे चोरी हुई है, अब वो कहते हैं कि ये एरिया आपके में आता है, ये एरिया हमारे में आता है। ये जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था 2012 में, निर्भया केस, उसमें यही हुआ था कि पुलिस वालों ने काफी देर तक यही बहस करते रहे कि ये तो आपके एरिया का क्राइम है, ये आपके एरिया का क्राइम है। ओके, तो एफआईआर रजिस्टर करने से पुलिस मना करती रहती है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका कोई सामान चोरी करोल बाग में हुआ है और आप पटेल नगर पुलिस स्टेशन में लिखवा रहे हो जजमेंट एफआईआर, तो वो मना कर देंगे कि ये हमारे एरिया का नहीं है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि उस वक्त आप पटेल नगर में हो अपने फ्रेंड के यहाँ, आपको पता चलता है करोल बाग में आपके रूम में कुछ चोरी हुआ है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि अब आप करोल बाग जाओगे वहीं के पुलिस स्टेशन, आप जहां हो आप वहीं पे लिखवा सकते हो, उसको कहते हैं जीरो एफआईआर। फिर ये जीरो एफआईआर पटेल नगर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर देगा करोल बाग पुलिस स्टेशन को कि आपके एरिया में चोरी हुई है, तो आप इसको देखिए अब। ओके, तो ये चीज पहले भी थी और ये चीज अब नए वाले जो भारत न्याय संहिता आए हैं उसमें भी रहेगी। The officer in charge of police station cannot refuse to register an FIR on the basis of lack of jurisdiction or disputed jurisdiction. Okay, he is legally bound to register, और इसी को हम कहते हैं जीरो FIR and then transfer such a case to the respective police station. ये प्रैक्टिस पहले भी चल रही थी, बट अब इसको प्रॉपर लिख दिया गया एक प्रोविजन में अंडर सेक्शन 173। ओके, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करना है, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पहले जीरो एफआईआर ऐसे मैंडेटरी नहीं थी कि किसी सेक्शन में अंडर आईपीसी, बट अब ये एक प्रॉपर सेक्शन में लिख दी गई है कि आपको करना ही है। While information can be received orally or in writing as before, it may also be given now by electronic means, which is to be taken on record by the officer in charge if it is signed within 3 days by the person giving it. अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो और अगले 3 दिन के अंदर आपको उसको साइन कर देना है। वीडियोग्राफी को लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है कहीं पर चोरी होती है या कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, तो जैसा आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले, करप्ट पुलिस वाले एविडेंस प्लांट कर देते हैं जबरदस्ती, किसी के घर में फेक करेंसी रख दी और फिर उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे कुछ केस मिस्टर संजीव भट्ट के साथ हुआ था जो अब तक जेल में है। राइट, तो अब से आप जब भी जो भी इन्वेस्टिगेशन करोगे उसके लिए प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूरी। ओके, तो ये इसके पूरे सारे इक्विपमेंट्स, इसकी ट्रेनिंग, ये सब प्रोवाइड किया जाना जरूरी है पुलिस को। Okay. Now, BNSS mandates videography during search conducted by police under Section 185 of the scene of crime. Okay.
टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि आपके कोई भी अगर लैपटॉप वगैरह को सीज किया जाता है तो उसकी पूरे की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली पूरी ट्रेनिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे। उसके साथ साथ एक मोबाइल ऐप भी दी जाएगी, ई साक्ष्य हैज बीन डिजाइंड बाय एनआईसी फॉर एनफोर्समेंट एजेंसीज विच अलाउज कैप्चरिंग मल्टीपल फोटोज एंड वीडियोज। और हर एक आइटम जो भी सीज करेगी पुलिस उसको जियो टैग करना होगा, टाइम स्टैम्प करना होगा टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, एंड दिस डेटा विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू अदर एजेंसीज। अब ये याद रखिएगा, दिस इज एन इनिशिएटिव अंडर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये इंटर ऑपरेबल है इसलिए दूसरी एजेंसीज भी इसको यूज कर पाएंगी। What about provision of arrest? Information about the arrested person is to be mandatorily displayed in police station। ठीक है, आपको बाहर बोर्ड पे लगाना होगा और ऑनलाइन भी अपडेट करना होगा कि आपने किसको अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया हुआ है, राइट, हर एक पुलिस स्टेशन के बाहर। ओके, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट एएसआई। ठीक है, एएसआई या उससे ऊपर के आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको डिस्प्ले करनी होगी इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्टेड पर्सन, देयरफॉर बोर्ड including digital mode containing name, address and nature of the offense must be put outside police station and district control room. Some restriction have been imposed on the arrest of frail or sick elderly person। elderly person अगर है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ restrictions है, लाइक जैसे कई बार डॉरी केस में कोई मदर इन लॉ फंस जाती है, ओके, अबाउ 60, या ऐसा कोई असॉल्ट का केस आ जाता है अगेंस्ट द इन लॉज। इस केस में द परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो डीएसपी इज मैंडेटरी फॉर अरेस्टिंग सच ए पर्सन। अगर वो ऑफेंस कोई ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 1 साल से 3 साल के बीच हो सकती है और वो पर्सन 60 ईयर से ऊपर है, तो ऐसे में आपको डीएसपी की परमिशन लगेगी। ओके, और यूज ऑफ हैंडकफ्स भी अलाउ किए गए इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान एस्केप करने की कोशिश कर सकता है कस्टडी से या हार्म पहुंचा सकता है किसी को, राइट। देन टाइमलाइन दी गई है कुछ चीजों के लिए, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए विक्टिम ऑफ रेप, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज मैंडेटेड टू फॉरवर्ड द मेडिकल रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद इन 7 days, और फिर वहां से फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू द मैजिस्ट्रेट कंसर्न। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉक्सो केसेस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 months। ओके, अर्लियर ये जो टाइम लिमिट थी ना, ये 2 month वाले, ये सिर्फ रेप केस में आती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अगर पॉक्सो में आपके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है थोड़ा सा, तो भी आपको ये रिपोर्ट विद इन 2 months देनी होगी। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू टैंपरिंग, व्हाइल एवरी पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू अपग्रेड हिज स्किल्स। क्योंकि अब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक वे में चीजें होने लगी क्राइम में, तो उसके लिए पुलिस वालों की स्किल्स होना भी जरूरी है, तभी आप इन्वेस्टिगेट अच्छी कर पाओगे, और आप इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे तभी जाकर कोर्ट अब सही से फैसला दे पाएगा टाइम बाउंड मैनर में। आज हम बात करते हैं जस्टिस डिलेड की, बट द फैक्ट इज कि ये जस्टिस डिले जो हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है पुअर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत अच्छी होती, सारी चीजें क्लियर होती, तो जजमेंट भी उतना जल्दी आ जाता। ऑलराइट, सो जुडिशियल रिफॉर्म करने से पहले पुलिस रिफॉर्म करना जरूरी है। पुलिस रिफॉर्म अगर नहीं होगा तो जुडिशियल रिफॉर्म करना भी इतना आसान नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर एक और ड्यूटी दी गई है टू इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 days टू द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम। कई बार आपने कंप्लेन तो कर दी, पुलिस ने रजिस्टर भी कर दी, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो विद इन 90 days पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी रिपोर्ट, आपकी कंप्लेन पर क्या प्रोग्रेस हुई है। सेक्शन 113 डिफाइंस व्हाट इज ए टेररिस्ट एक्ट एंड इम्पोजेस द ड्यूटी ऑफ एन on an officer not below the rank of SP to decide whether to register a case under this section or the UAPA, but since there is no guideline are given to exercise the discretion। of problem है कि यहाँ पर कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है ये डिस्क्रिशन एग्जामिन करने के लिए, तो एसपी के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है। ओके, कि वो केस को रजिस्टर भारत न्याय संहिता के अंडर में करना चाहते हैं या फिर यूएपीए के अंडर में करना चाहते हैं अगर वो एक टेररिस्ट एक्ट है। ओके, तो ये कुछ एक बातें थी, एग्जाम में शायद इतनी काम की ना है, बट ये बेसिक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्री फेलिंग इन दिल्ली, अभी हम आगे इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे कितना खुल के ट्री काटे जा रहे हैं दिल्ली में, ओके, इवन इलीगली भी। बट फिलहाल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, दिल्ली हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग 7 मेजर मेगा सिटीज, करीब 195 स्क्वायर किलोमीटर है। करीब दिल्ली का 24% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है, इंक्लूडिंग ट्री कवर ऑल्सो। ओके, एटलीस्ट जो मेजर सिटीज है उसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी।
Delhi's forest cover constitute 13% of its geographical area and tree cover constitute around 10%, तो overall 23-24% हो जाता है. Okay, so green cover जो है overall 24 है. Okay, और ये इंक्रीज हुआ है. 2001 में 10% था, अब 23% हुआ है. दिल्ली के पास अपना खुद का लीगल एक्ट है, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट. ये लीगल प्रोटेक्शन देता है ट्रीज को. अगर आपको अपने प्राइवेट लैंड पर भी ट्री कट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम ट्री ऑफिसर under Section Act 8. No tree or forest produce can be removed on any land without prior permission from the tree officer, even on privately owned property. Okay, remember this point. इसके अलावा दिल्ली का ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी भी लेकर आए थे कि अगर आपने कहीं से ट्री कट डाउन किया है तो ये मैंडेट करता है दैट 80% ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रीज सिलेक्टेड फॉर फेलिंग मस्ट बी ट्रांसप्लांटेड. अभी ट्रीज वगैरह इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग दो चीजें अपने उसमें पढ़ते हैं अपनी चीजों में, ठीक है. एक हम पढ़ते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ओके, और दूसरा हम लोग अर्बन फ्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हीट आइलैंड भी कह लीजिए. दोनों ही चीजों में ट्री का रोल बहुत ज्यादा है. अगर आपके ट्री कम होंगे तो वाटर उतना नीचे परकुलेट नहीं होगा, वाटर को कोई स्टॉपेज नहीं मिलेगा कहीं पे, और वो फ्लड होता जाएगा पूरा शहर आपका. ओके, और दूसरा जो अर्बन हीट आइलैंड होते हैं वो क्यों होते हैं? कि बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बना दी, कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा कर दिया है, बट ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है. ओके, तो चाहे वो अर्बन हीट आइलैंड की बात हो या अर्बन फ्लड की बात हो. अर्बन फ्लड पे हम आज करेंगे, ठीक है, कल करने वाले थे बट किसी वजह से रह गया. अर्बन फ्लड आइलैंड पे, अर्बन फ्लड्स पे हम लोग मेंस 450 प्लस में एक सेशन करेंगे क्योंकि इसके पूछे आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. Yeah. So these urban forests act as a carbon sinks, absorbing emission and filtering the pollutants, essential for cities like Delhi with persistently unhealthy air quality indices. Tree reduce the urban heat island effect by lowering the temperature through shading, evapotranspiration, etc. Regenerative braking. सिर्फ इसका मतलब जान लीजिए कि आखिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है. आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, वो भी प्रीलिम्स में, मीन्स में नहीं. Regenerative braking is a type of dynamic braking. Here the motor operates as a generator, turning the mechanical energy back to electrical energy. अब देखिए जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ओके, तो आपने देखा होगा टायर के बीच में जो गैप्स बने होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब आप गाड़ी मोशन में है तो एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, राइट. जब आपने ब्रेक लगाया वो काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हुई, फिर वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए टायर्स के बीच में गैप रखे जाते हैं. ऑलराइट, लेकिन अब उसी हीट को जो रिलीज हो रही है, वेस्ट जा रही है, उसी को यहाँ पर ये एक मोटर लगाई जाएगी, ठीक है. ये उसी हीट को, उसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसको स्टोर कर देगी एक बैटरी में. ओके, इसी को कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है. आप ब्रेक लगा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी जो थी आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो स्टोर हो जाएगी जिसको आप फर्दर यूज कर सकोगे और आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी. This means an electric current will be produced as the vehicle brakes, which is stored in the battery. Okay, बाकी पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग है क्या चीज. See, regenerative braking is a brake system designed to convert kinetic energy of the wheels to form that can be stored and used for other purpose. As such, it creates a process in which at least part of that energy delivered to the vehicle's wheel can be recovered in a situation when the vehicle doesn't need it. Okay, so it is a type of dynamic braking only. Double health budget and reduce out of pocket spending. अब देखिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह चलती हैं या जो भी हम लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं वो हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट की कॉस्ट को तो कवर कर देगा, बट प्रॉब्लम आती है कि ऐसे डिजीज जो लॉन्ग टर्म है, जिसकी आपको, जिससे रिकवर होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक लेना है, तो आपका हॉस्पिटल कॉस्ट कवर है, बट आपका जो उसके बाद जो रिकवरी कॉस्ट है वो आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है. और उस वजह से कई बार होता है कि एक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और इंसान बीपीएल जो थोड़ा सा अबव पॉवर्टी लाइन हो वो वापस से पॉवर्टी में चले जाते हैं. ओके, सो द फैक्ट इज कि हमें जरूरत है, हमने गोल भी रखा है कि हम अपनी जीडीपी का एटलीस्ट 3 to 3.5% ऑफ आर जीडीपी हम लोग खर्च करेंगे हेल्थ सेक्टर पे, बट इवन ये लेस देन 1% ही चल रहा है अभी भी. और इसके लिए सिर्फ सेंटर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर जितना ज्यादा हेल्थ में आया है इसने कॉस्ट और ज्यादा बढ़ा दी है, राइट.
रेजिंग पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग टू ए मैजिकल फिगर ऑफ 2.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अभी हम लोग खर्च करते हैं हार्डली 1.35%। बट ये टोटल पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है। ठीक है, टोटल पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, ये यानी कि जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके अलावा लो पब्लिक स्पेंडिंग इम्प्लाइज हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट के बाद जो खर्चा होता है। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी आया, कोविड पैंडेमिक आया, इसने काफी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया। ओके, वेज में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला हमें लोगों के। और हमने पिछले कुछ रिपोर्ट्स में देखा भी है कि 2019 में एक लेबर जितना अर्न कर रहा था वो आज भी उतना ही कर रहा है। ठीक है, आप वैसे नॉमिनल टर्म में देख सकते हो कि उसकी इनकम अगर 200 रुपए रोज की थी तो आज 350 होगी। ठीक है, बट द फैक्ट इज कि 2019 से उतने ही ज्यादा चीजें महंगी भी हो गई हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन भी उतना ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ता चला गया, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में। तो रियल टर्म्स में उसकी इनकम स्टैग्नेंट ही रह गई है। ठीक है, हाई प्राइसेस ऑफ फूड एंड बोरोइंग्स एंड मेकिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर क्रिटिकल। Around 6 to 8 crore million, 6 to 8 crore households are reported to have fallen below poverty line for availing medical care। एक बड़ी बीमारी आती है एंड इंसान पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है। अब ये जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो ठीक है, बिकॉज दे आर इजियर टू हैंडल। ठीक है, आपको फीवर आया, आपने एक बार दिखा लिया, दवाइयां ली, ठीक हो गए। प्रॉब्लम आती है जब नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज हो जाती है। अगर किसी फैमिली में किसी को कैंसर हो जाए, ठीक है, तो हॉस्पिटल में जो आपका ऑपरेशन होगा उसका खर्चा चलो आपको मिल गया, सरकार से मिल जाए, ऑपरेशन से मिल जाए, बट उसके बाद भी जितनी लंबी वो बीमारी होगी, जितने लंबे आपके बाहर के खर्चे होंगे रिकवरी के लिए, वो आपको पॉवर्टी में धकेल देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑन द अदर हैंड हैव टू बी मैनेज ओवर ए लाइफ टाइम। Tackling both requires a health system that is swift and nimble, but also steady and solid. Since 2010, India's public spending in proportion to GDP has hovered around 1.12% to 1.3%। इतना ही हम लोग कर पा रहे हैं अपनी हेल्थ स्पेंडिंग पे खर्च जीडीपी का। इसको बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इंडिया ने अभी लोन भी लिया है $65 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से एंड $175 बिलियन का एडीबी से। ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजीज एंड सर्विलेंस लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशिंग आईसीयू एटसेट्रा इन लार्ज डिस्ट्रिक्ट and strengthening primary health care facilities and so on। Okay, problem ये है मेन, outpatient care is not insured। आउटपेशेंट केयर जो होती है वो इंश्योर्ड नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो हमें जरूरत है कि हम अपने हेल्थ बजट को इंक्रीज करें। वी नीड टू एलोकेट ऑल द मनी कलेक्टेड अंडर द 4% हेल्थ सेस। अब देखिए, इंडिया ने 4% हेल्थ सेस तो लगाया, ठीक है, लेकिन इसका काफी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पड़ा रह गया। यहाँ पर टोटल हेल्थ सेस से आया ऑलमोस्ट 70,000 करोड़। ओके, इसमें से सिर्फ 25% ट्रांसफर किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री को। ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हमेशा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेस हो, एजुकेशन सेस हो या हेल्थ सेस हो, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वहीं रहने देती है अपना डेफिसिट कम दिखाने के लिए, वापस से ट्रांसफर नहीं करती जिस पर्पस के लिए। स्टेट्स का यूज यही होता है ना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। अगर हेल्थ के लिए लगाया गया तो वो हेल्थ पे ही खर्च होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं करती। हार्डली 25% आपने हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया। ओके, एंड देन सेकंड स्टेप इज, ये तो फर्स्ट हो गया कि आप जो हेल्थ सेस ले रहे हो उसको फुली यूज करो। सेकंड इज दैट यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन पर जीएसटी बहुत ज्यादा लगता है। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर आप 18% जीएसटी लगा रहे हो, ठीक है, 5% जीएसटी लगा रहे हो इंसुलिन एंड हेपेटाइटिस डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो इन सबको रैशनलाइज करने की जरूरत है। और इसका एक और रीजन अगर आप देखोगे ना, हर महीने की पहली तारीख को जीएसटी काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड कर दिया जाता था कि कितना कलेक्शन आया है। लेकिन इस बार जुलाई में, हम लोग आज 9 जुलाई में ना, अभी तक अपलोड नहीं की गई है इन्फॉर्मेशन। और गवर्नमेंट पे प्राउडली क्लेम करती है देखिए जीएसटी कलेक्शन कितने बढ़ रहे हैं, बट वो आपने बहुत हाई रेट्स लगा रखे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं दिखाता कि लोगों की तरफ से डिमांड बहुत आ रही है या पैसे बहुत आ रहे हैं जनता के हाथ में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी चार्जेस बहुत आई है। आप एक बार इसको देखिए जरा, 18% जीएसटी आप लगा रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, 5% जीएसटी इंसुलिन पे, सीएससी। ओके, सो गवर्नमेंट, इसे मैं हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ कि ऑल दैट दिस गवर्नमेंट नीड इज टैक्स एंड लॉट ऑफ टैक्स, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर हमने देखा अभी बिहार में आई थिंक 7 या 8 ब्रिज गिर चुके हैं ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में।
Disincentives also need to be considered for those private entities that are increasing the cost of care despite full GST exemption and a huge number of other shops being extended from the time. Now this is your third point कि काफी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है इनको काफी सारे एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, इनको चीप लैंड भी एलोकेट किया जाता है, कई तरह की सब्सिडीज भी दी जाती हैं, इसके अलावा जीएसटी में फुल एग्जेम्पशन भी दिया जाता है, उसके बावजूद ये लोग अपनी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। Okay? तो ऐसे हॉस्पिटल ऐसे प्राइवेट फैसिलिटीज को भी डिसइंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। तो ये तीन अच्छे पॉइंट आपको यहाँ से मिलते हैं। अब देखिए पीएलआई स्कीम हम लोग लेकर आए थे, ठीक है, उसके बाद भी हमारे इंपोर्ट 7 टाइम्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? अब इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे ना तो यू विल सी कि जब ये स्कीम लाई गई थी 22 में, ठीक है, तब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे 60,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम आने से पहले। पीएलआई स्कीम हम लोग क्यों लेकर आए कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए, सेल कीजिए और आपको सब्सिडी देंगे उस पर, ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। बट अभी देखिए कि इस स्कीम के आने के बाद आपके जो एक्सपोर्ट हो रहे थे 60,000 करोड़ के, ये गिर के आ गए 20,000 करोड़ पर। इसीलिए कई बार ये डिमांड किया जाता है कि इस स्कीम में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर ये जो लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कंपनी प्राइवेट कंपनीज को, ये जा कहाँ रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए थे, उल्टा यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट 1/3 हो गए पहले से। ऑलराइट, और गवर्नमेंट अब तक कितने पैसे दे चुकी है इनको? अभी तक टोटल गवर्नमेंट 4,000 करोड़ से ज्यादा दे चुकी है इन प्राइवेट कंपनीज को एज फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। ओके, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एक्सीडेड इट्स एक्सपोर्ट बाय 7 टाइम्स। ओके, हमने कितना इंपोर्ट किया? 1,46,000 करोड़ का, और एक्सपोर्ट कितना किया? जस्ट 20,000 करोड़ का, जबकि इस स्कीम के आने के पहले से ही हम लोग 60,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं 20,000 करोड़। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ मिसयूज हो रहा है, वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही थी। अभी देखिए ये लिथियम एक्सट्रैक्शन प्लांट है अर्जेंटीना में, और इसको बनाया किसने? एक फ्रेंच कंपनी और एक चाइनीज कंपनी ने मिलके। ओके, इनॉग्रेटेड ए लिथियम प्रोडक्शन प्लांट इन अर्जेंटीना टू सप्लाई बूमिंग इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है बहुत ज्यादा लिथियम, और इसलिए हम लोग जब बात करते थे तब हम लोग कहते थे कि इंडिया तो सिर्फ अभी कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर चाइना बहुत आगे जा चुका है, उसके खुद के पास तो बहुत सारे रिजर्व है ही, बट वर्ल्ड ओवर भी वो जहां जहां रिजर्व है वहां पर इन्वेस्ट करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आज जितने भी क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनमें चाइना की ऑलमोस्ट 90% मोनोपोली है। ओके, तो ये सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल भर है आपके सामने। यहाँ पे जो अराकन आर्मी है, एथनिक ग्रुप, उन लोगों ने कैप्चर किया है एक एयरपोर्ट। तो म्यांमार में तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, उनकी मिलिट्री जनता ने गवर्नमेंट को तो हटा दिया बट खुद भी रूल नहीं कर पा रही है ठीक से। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिले थे यहाँ पर जी जिनपिंग से, उन्होंने कहा है कि वी नीड टू हेल्प रशिया एंड यूक्रेन टू रिज्यूम डायरेक्ट डायलॉग, बट नथिंग, इतना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। जापान एंड फिलीपींस साइन डिफेंस एग्रीमेंट, जो अभी हमने शुरू में एक आर्टिकल में बात की थी वही है। ओके, इस एग्रीमेंट के बाद इट विल अलाउ द डिप्लॉयमेंट ऑफ जापानीज फोर्सेस फॉर जॉइंट ड्रिल इन साउथ एशियन नेशन यानी फिलीपींस। ओके, क्योंकि दोनों पर ही प्रेशर कहाँ से आ रहा है? चाइना की तरफ से, इसलिए दोनों क्लोज आ रहे हैं। एंड दिस एग्रीमेंट विल ऑल्सो अलाउ फिलिपिनो फोर्सेस टू एंटर जापान फॉर जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग। हालांकि इनको अभी रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा फ्रॉम देयर लेजिस्लेचर। यहाँ पर अर्जेंटीना की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करे हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में काफी दिक्कतें चल रही है। अब देखिए जब भी इस तरह की बातें आती है ना कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो क्या रिफॉर्म की जाए, सबसे पहला जरूरत पड़ती है प्राइवेटाइजेशन की। सिमिलरली जैसे हमने 1991 में किए थे, हमने भी क्या किया था? हमने अपने पीएसयूज को प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया था, राइट। हमने अपना जो एफडीआई का मार्केट था उस पर लगी हुई लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शन, ये सब हटा दी थी। उसके अलावा हमने अपनी जो करेंसी थी उसका डिवैल्यूएशन किया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। तो वैसे ही रिफॉर्म इस वक्त अर्जेंटीना कर रहा है जो हमने 91 में किए थे। यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यहाँ पर एक मूवमेंट चली थी, मार्च 23 मूवमेंट, ठीक है, जिसको ये लोग M23 भी कहते हैं, मार्च 23 मूवमेंट। अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाए व्हाट इज मार्च 23 मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चली थी ये। ओके, अब यहाँ पर यूएन ने कहा है कि रवांडन जो ट्रूप्स थे रवांडा के, ओके, इन्होंने हेल्प किया था इन रेबल्स को। ओके, ये यूएन की रिपोर्ट में आया है। और सच क्या है क्या नहीं वो हमारे काम का नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो मूवमेंट थी मार्च 23 मूवमेंट,
ये कहां पर थी? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डीआरसी। ऑलराइट, चलिए इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं अब। कुछ एक तो आर्टिकल यहाँ पर काम के हैं हमारे यहाँ। ये तो फ्रांस में जो इलेक्शन चल रहा है वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी प्रोबेबली, ओके, क्योंकि जो राइटिस्ट गवर्नमेंट थी वो क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाई है और जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं वो भी नहीं ला पाई है, तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ कोलिशन। रशिया एंड इंडिया मीटिंग, डीप एंड टाइस, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। बस एक बात याद रखिएगा, कभी अगर इंडो रशिया पे क्वेश्चन आए, कि ये पहली बार था जब किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक नॉर्म ब्रेक किया था, क्योंकि हमेशा हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर न्यू इलेक्ट होकर आते हैं या रिपीट होकर आते हैं, वो नेबरिंग कंट्री में ही जाना पसंद करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि इंडिया आपका फ्रेंड है। बट चूजिंग रशिया फॉर फर्स्ट बायलैटरल विजिट, मोदी हैज ब्रोकन with the tradition of India's new PM traveling first to a neighboring country. ओके, और ये क्यों किया है? पहला तो है कि मॉस्को और बीजिंग की जो वार्मथ बढ़ती जा रही है उनकी दोस्ती, उसके वजह से भी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हमारे दो फियर हैं, एक चाइना का रशिया के ज्यादा क्लोज जाना, और दूसरा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ रशिया का हल्का सा टिल्ट देखना, क्योंकि वो कभी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता था पाकिस्तान के साथ, लेकिन इस बार उसने की, क्योंकि वो कभी मिलिट्री इक्विपमेंट सेल नहीं करता था रशिया पाकिस्तान को, बट उन्होंने वो भी किया। क्योंकि जितना हम यूएसए की तरफ टिल्ट रख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उतना ही पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रशिया के क्लोज जाने की। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यूएसए की तरफ जाते हैं चाइना की वजह से, ठीक है? और फिर रशिया को लगता है आप यूएसए की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, हम पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम का बन जाती है, ठीक। बाकी तो हम लोग वो सब पहले देख ही चुके हैं, जैसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है इंडिया के नेबरहुड में, ठीक है। इंडिया के ऊपर पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, right? ऊपर पूरी 5 स्थान कंट्रीज हैं जो कि यूएसएसआर के ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रही हैं और वो आज भी रशिया के ही क्लोज हैं। पाकिस्तान के बाजू में है आपका ईरान, और इधर है ऊपर अफगानिस्तान। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि रशिया की बॉन्ड चाइना से और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इनफैक्ट चाइना अब एक बिग ब्रदर सा दिखता है हमें, ड्यू टू इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, क्योंकि आज रशिया यूक्रेन वॉर में अगर बेफिक्र होकर लड़ पा रहा है इतने सैंक्शन होने के बाद भी, वो इसलिए क्योंकि उसको दो बड़े मार्केट मिल गए अपने ऑयल गैस के लिए। वन मार्केट इज चाइना एंड अनदर मार्केट इज इंडिया, इसलिए उसको सैंक्शन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट। पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि चाइना ये पसंद नहीं करता है कि इंडिया यूएसए के हद से ज्यादा क्लोज जा रहा है, राइट। अब ऐसे में रशिया भी फिर इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब हमारे साथ आइए, जिस जिस दिन यूक्रेन पे अटैक शुरू हुआ था उसी रात, उसके जस्ट एक रात पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां पर थे, राइट। अफगानिस्तान पूरी तरह से डिस्टर्बिंग एरिया है। ईरान है तो ईरान ने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन की है 25 ईयर्स की, ओके। ईरान ही है जो रशिया के भी क्लोज जा रहा है, क्योंकि दोनों किससे परेशान है? यूएसए से, ठीक है? तो यूएसए की हरकतों की वजह से जो भी ट्रबल आज क्रिएट हो रहा है वो हमारे नेबरहुड में हो रहा है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। एनीवे, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, लीक तो हुआ है नीट का पेपर, लेकिन ये अज्यूम करना कि सभी 23 लाख स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं ये गलत होगा। वो ठीक है, लेकिन अगर 23 लाख स्टूडेंट की जगह उसमें 23 स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं तो भी वो एक सीरियस मैटर है, क्योंकि आप फुल मार्क्स लेकर आए हो। आज पहली बार होगा जब 67 स्टूडेंट फुल मार्क्स लेकर आए, ठीक है। आई थिंक 730 या 750 आउट ऑफ 750, ओके। तो ऐसे में फुल मार्क्स लाकर भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता आज, राइट। तो मैटर तो सीरियस है, लेट्स सी। सुप्रीम कोर्ट ने तो एटलीस्ट मना कर दिया कि अभी तो हम रीटेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि अपोलो जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं इन बांग्ला इंडिया किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। वहां से गरीबों को पकड़ के लाया जाता है, उनकी किडनी यहाँ पे निकाल के बेची जाती है। क्योंकि ये सब बातें हमने कल कर ही ली थी। प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कौन आया? हमारे वहाँ के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो कम से कम चाइना वाला बॉम्ब तो नहीं दिखता एटलीस्ट, क्योंकि मोस्टली हमारे इनके साथ डील फोकस रहती है एनर्जी, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, ओके, डिफेंस एंड एनर्जी। 30 बिलियन डॉलर का गोल रखा था बाय 2025, बट ये बढ़ के ऑलरेडी 65 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन रशिया की फेवर में। कुडनकुलम में कॉपरेट कर रहे हैं दोनों, यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी ऑपरेट हैं, और इसके अलावा 2 और यूनिट 3 एंड 4 आर अंडर कंस्ट्रक्शन।
सी ये दिल्ली का है, 1000 ट्रीज वर कट सीधे। जबकि आपके पास प्रॉपर एक लीगल एक्ट है कि आपको ट्री कट करने के लिए, इवन आपके प्राइवेट लैंड पे कट करने के लिए भी परमिशन चाहिए होगी। रियल एस्टेट जाइंट लैंड्स इन ट्रबल आफ्टर 1000 ट्री कट। ओके, अब ये रियल एस्टेट जाइंट हो या वो अपोलो के डॉक्टर्स हो जो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चला रहे हैं, देश में क्रिमिनल सिर्फ वही नहीं होते जो हमें छोटे लेवल पे दिखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े लेवल पे भी क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स ही हैं ये लोग। पैसिव यूथेनेशिया, सी दो चीजें होती है, एक एक्टिव पैथेनेशिया और एक पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव इज लाइक कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, वो रिकवर होने के चांसेस कम है, तो ऐसे में उसको जानबूझकर डेथ दे दी जाती है। ठीक है, इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, लीथल इंजेक्शन, कि इसकी डेथ हो जाए ताकि उसको उसके पेन से रिलीव किया जाए, उसको दर्द से रिलीव किया जाए, राइट। तो एक्टिव यूथेनेशिया हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है कि आप किसी की जान ले सकें। पैसिव यूथेनेशिया इज लाइक कि अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे है बट ये श्योर है कि इसका बचना मुश्किल है या ऑलरेडी बहुत पेन में है, तो आप जो लाइफ सपोर्ट आपने दे रखा है आप उसको रिमूव कर दीजिए, ये अलाउ है हमारे यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया था, और ये सब अलाउ कहाँ किया गया था, इन 2018 डिसीजन, जस्ट अ सेकेंड, 2018 डिसीजन ऑफ कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर हमने पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर दिया था, बट एक्टिव एक्टिव यूथेनेशिया आज भी अलाउ नहीं है। अदरवाइज तो फिर लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने के लिए, ठीक है, इसको एक्टिव यूथेनेशिया दे दो। जस्ट एग्जाम्पल, होता है कई जगहों पे होता है आजकल। 10 years एंड मैनी ब्रिज कोलैप्स लेटर। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट रोल आउट मेंटेनेंस पॉलिसी। अब ये मेंटेनेंस पॉलिसी लाएं क्योंकि करीब 18 ब्रिज कोलैप्स कर चुके हैं पिछले 2 साल में, और इसमें से 12 ब्रिज तो सिर्फ लास्ट 20 days में कोलैप्स किए हैं। ठीक है, और हमेशा सिर्फ ये कह देना कि ये तो नेचर की वजह से हो रहा है, बारिश की वजह से हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये दिखाता है कि बिहार में किस लेवल का करप्शन है। इसलिए बिहार में जनरली कहा जाता है कि अगर आप, वहां तीन ही लोग अमीर हो सकते हैं सिर्फ, एक जो जुडिशरी में हो, दूसरा ब्यूरोक्रेट, और तीसरा पॉलिटिशियन। इसके अलावा जितने भी लोग वहां रिच होंगे बिहार में, वो इन्हीं तीनों से जुड़े होंगे किसी ना किसी तरीके से। ऑलराइट, दैट्स द लेवल ऑफ करप्शन इन बिहार। डोंट टेक इट पर्सनली, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब हम गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, ये उनका काम है पॉलिसी बनाना, हमारा नहीं। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव के ना दो दो एंगल आप देख सकते हो। पहला, कि या तो ये विमेन को और एनकरेज करेगा वर्क के लिए कि ठीक है, जब वो वाले दिन आएंगे तो दे विल गेट दी हॉलीडे, ओके। और या फिर ये एम्प्लॉयर को डिस्करेज करेगा कि अगर मुझे पेड लीव देनी है किसी लेडी को 5 दिन 6 दिन हर महीने, तो मैं क्यों हायर करूं इन्हें। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, विमेन को कम रिक्रूट करेगा और मैन को ज्यादा जॉब में रिक्रूट करेगा, राइट। और दूसरी तरफ अगर ये लीव मिलती है तो मे भी शायद विमेन सोचे कि ओके, नाउ आई कैन टेक अप ए जॉब, ओके, क्योंकि ड्यूरिंग डेज ऑफ पेन एटलीस्ट आई विल हैव द लीव। बट द थिंग इज कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, विमेन की जॉब अपॉर्चुनिटीज और कम हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। Cautioning that forcing the employer to provide menstrual leave should not actually end up as a disadvantage for women staff. Okay, this encourage women to be part of the workforce, तो ये पहला एक फायदा हो सकता है, but at the same time it can also cause the employer to shun women in the workplace, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो उसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी है, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर है कि उन्हें क्या करना है। इंडिया टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। नाउ सी वी ऑल नो अबाउट द यूएन क्लॉज। देखिए, मैं इन पे आपको शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा, जैसे हमने पीछे एक टॉपिक देखा था, यूएन क्लॉज पे भी हम शॉर्ट नोट्स कर देंगे, और ये जो हाई सी ट्रीटी आई है इसकी फीचर्स को भी हम लोग उस पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये सब पहले डिस्कस हो चुका है। अगर सेम चीज हम हर डिस्कशन में करने जाएंगे बार बार, तो ये लेक्चर बहुत लेंदी होता जाएगा, और 2-2 घंटे तक अगर जाएगा न्यूज डिस्कशन तो वो वर्थ नहीं है आपके लिए, प्रेफरेबली उन लोगों के लिए जो रेगुलर देख रहे हैं। ओके, तो यूएन क्लॉज को हमें पहले जानना होगा थोड़ा सा, और फिर ये हाई सी ट्रीटी, तो इन दोनों की फीचर्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसमें। ओके, देन इंडिया ने अब कहा है कि हम इसको रेटिफाई करेंगे। पहली बात ये कि हाई सी हम किसको कह रहे हैं, हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे का जो ओपन ओशियन होता है उसको हाई सी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और अगर हम वर्ल्ड के सारे ओशियन की बात करें तो करीब 64% हमारे हाई सी कहलाते हैं, जिस पर किसी भी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होती।
ओके, तो इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि ओके वी विल रेटिफाई इट। इंडिया हैज डिसाइडेड टू साइन एंड रेटिफाई द हाई सी ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द ओशियन। हाई सी ट्रीटी ऑल्सो नोन एज एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंट्री की jurisdiction लागू नहीं होती। द हाई सी, the oceans outside the national boundaries of countries are international commons open for use by all। जैसे हमारा जो स्पेस है वो क्या है, इंटरनेशनल कॉमन है, राइट। बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, इंटरनेशनल कॉमन है, किसी एक की नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को बिलोंग करती है। उसी तरह जो हाई सी है दे आर नोन एज ग्लोबल कॉमन। 64% ऑफ ओशन सरफेस आर ओपन फॉर एक्सट्रैक्शन बाय एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं ओपन सी में आप जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट फिर भी एक कुछ तो गवर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इंडियन ओशन ओपन पड़ा है तो वहां पर सब आ जाएंगे और एक्सट्रैक्शन शुरू कर देंगे, ऐसे में तो फिर कन्फ्लिक्ट होंगे। तो ये मैनर किस मैनर में कैरी आउट किया जाएगा ये सब एक्सट्रैक्शन, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है अंडर यूएन क्लॉज। ओके, और इसी के अंडर एक और बॉडी आती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इस पे भी शॉर्ट नोट आपको वहीं पे मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, यूएन क्लॉज एंड हाई सी ट्रीटी, हम इन तीनों को नोट्स वहां पर दे देंगे। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास जाके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी होती है कि मैं ओपन ओशियंस में इस जगह पर हम लोग मिनरल एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी परमिशन हमें इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मिलती है जिसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन। हाई सी ट्रीटी, once it is ratified by the requisite number of countries, it becomes international law and it will operate under the UN clause framework and become one of its implementing instruments. High Sea Treaty would define and demarcate marine protected areas in biodiversity rich zone of ocean that are under stress। ठीक है, तो ये हम लोग डिमार्केट कर पाएंगे कि कौन सा ओशियन में भी अगर हम किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं कि मराइन प्रोटेक्शन पार्क वहां भी बनाए जा पाएंगे। ठीक है, वो जब हम ट्रीटी आपको आप नोट्स पढ़ोगे दोबारा तो उसमें आ जाएगा, या अगर आपने पहले कभी डिस्कशन फॉलो किया होगा तो। The treaty also seeks to ensure that any benefits accruing from ocean life forms like drug development is considered a global common and is free of intellectual property rights and equitably shared with everyone। Now this is extremely important point। Okay, कि आप यहाँ पे कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हो, सपोज आपने कोई जानवर के कोई मराइन स्पीशीज की फूड या ऑयल से ऐसा कोई ड्रग बनाया जो किसी बीमारी में काम आ सकता है, तो उसको फ्री रखा जाएगा आईपीआर रीजन से। ओके, उसमें आप पेटेंट वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको सबके साथ शेयर भी करना होगा वो बेनिफिट। The treaty would become international law 120 days after at least 60 countries submit their ratification document। क्लियर? तो ये हाई सी ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ट्रेड पॉलिसी नीड से रीसेट। ना यहाँ पर जब भी डब्ल्यूटीओ में कुछ भी नई डिस्कशंस आते हैं तो इंडिया हमेशा कहता है कि नहीं, पहले आप पुराने मैटर्स पुराने एजेंडा को फिनिश कीजिए। ठीक है, आप एग्रीकल्चर को लेकर क्या करने वाले हैं वो बताइए, आप लेबर लॉस को लेकर क्या करने वाले हो वो बताइए। ठीक है, लेबर्स की फ्री मूवमेंट कीजिए ताकि हमारे इंडिया की जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यूथ है, वो जाकर बाहर वर्क कर पाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड लेबर के लिए इंडिया हमेशा थोड़ा एडमेंट हो जाता है कि आप पहले इस एजेंडा को फिनिश कीजिए, उसके बाद न्यू एजेंडा जैसे ई कॉमर्स, डेटा शेयरिंग, क्लाइमेट चेंज या इन्वेस्टमेंट, इन मैटर्स पे बात करने से इंडिया मना कर देता है क्योंकि उसका स्टैंड यही है आज भी कि दोहा के टाइम पर जो ये मैटर रह गए थे अधूरे, आप पहले इन पे पूरी बात की जाए, उसके बाद हम न्यू एजेंडा टेकअप करेंगे। और क्लाइमेट चेंज तो इंडिया ने इस बार भी मना कर दिया था कि उसका ये कहना था कि ये सब मैटर कॉप में डिस्कस हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे अभी 28 हुई थी दुबई में, 29 होने वाली है बाकू में, ये वहां डिस्कस हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज की तो वो बात ही नहीं करता है कि ये डब्ल्यूटीओ का डोमेन ही नहीं है। ठीक है, ई कॉमर्स, डेटा शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको बात करनी है तो उससे पहले आप एग्रीकल्चर और लेबर पे बात कीजिए। राइट, तो ये इंडिया का एडमेंट स्टैंड रहता है। बट द थिंग इज कि इंडिया इस पे चाहे जितना भी एडमेंट रह ले, बाकी की जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वो भी कहती है कि ठीक है इन सब पे भी बात करेंगे। तो अब उसमें ये हो जाता है कि ये कंट्रीज आपस में डील करने शुरू कर देती हैं, ये रूल्स बनाना शुरू कर देती हैं और इंडिया रह जाता है बाहर बैठा। राइट, तो ये आर्टिकल में वो यही बता रहे हैं कि ये पुराने एजेंडा को परस्यू करते रहें, वो ठीक है अपनी जगह, बट न्यू एजेंडा के बीच जब डिस्कशन डिबेट हो तो हमें उससे बाहर नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि हम लोग रूल मेकिंग के पार्ट नहीं बन पाएंगे और हम बाहर बैठे रह जाएंगे और बाद में जब सब ये
रूल्स को अपना लेंगे तब फोर्सफुली हमें भी अपनाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, राइट? So India's resistance to expansion of WTO negotiation agenda, especially on domains such as e-commerce, trade, climate change, investment facilitation, has consistently ignited a debate. While this approach suits traditional sectors like agriculture and fisheries, ठीक है, फिशरीज में भी हम लोग कहते हैं कि आप सब्सिडीज हटाने की बात मत कीजिए, वहां ठीक है कि हम एडमेंट हो जाते हैं, वो ठीक है, बट अगर हम न्यू डोमेन में भी एडमेंट रहेंगे तो वो ठीक नहीं है. It may hinder seizing new opportunities in emerging fields such as digital economy and high technology manufacturing. Okay. और जबकि हमने विकसित भारत का विजन रखा है अपने सामने by 2047, so उसके लिए we need to be a technology driven economy with an ambitious goal of catapulting into developed economy by in next 25 years. Okay. नाउ हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो हमें उसमें इस तरह के रिफॉर्म करने हैं ताकि वी कैन गेट मोर integrated with the globe. Okay, we need to promote the global integration by aiming to foster technology driven and environmentally sustainable economic growth. It secured third position in attracting FDI in 22. हमारे यहाँ काफी FDI आई है थर्ड नंबर पे आफ्टर यूएस एंड चाइना. हम लोग ने गोल रखा है अपने सामने कि हम अपने गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं बाय 1 ट्रिलियन बाय 2030. अब अगर हम ई कॉमर्स पे डील नहीं करेंगे, हम उस पर नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, हमारे यहाँ ई कॉमर्स से जो एक्सपोर्ट होते हैं आज वो वर्ल्ड का 1% भी नहीं है, जबकि आज सबसे तेजी से अगर कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है ग्लोबली तो वो ई कॉमर्स ही है. It aims to boost good export to $1 trillion by 2030, positioning itself as a major manufacturing powerhouse. Simultaneously, its e-commerce market is set to surge to astounding $350 billion by 2030. ये हम भी मानते हैं कि हमारे देश का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो बहुत बढ़ेगा, बट अभी अगर हम देखें तो हम हार्डली ग्लोबल का 1% एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय ई कॉमर्स, राइट? एंड ई कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच $2 ट्रिलियन बाय 2030. तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ. अगर हम ई कॉमर्स पे नेगोशिएशंस करेंगे, उसमें रूल्स अपने हिसाब से सेट करवाएंगे वहां नेगोशिएशन में बैठकर, तो उसका फायदा हमें मिलेगा बाय 2030. लेकिन अगर हम उसको सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट करते रहेंगे कि ई कॉमर्स पे बात नहीं करनी है, तो फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबली $2 ट्रिलियन तक का मार्केट बनने वाला है ई कॉमर्स का, हम इस मार्केट से बाहर रह जाएंगे. The desire to seize the opportunity presented by e-commerce has played a pivotal role in driving regulatory reforms in India by promoting digitization. अब e-commerce के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? डिजिटाइजेशन, ठीक है. और हमारे यहाँ जो $350 बिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स मार्केट डोमेस्टिक हमारे इंडिया का 350 हो सकता है, वो तभी हो पाएगा जब हम डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी रिफॉर्म करेंगे. These initiatives have led to reform in critical areas such as data protection. Data protection law हम लोग लेकर आए हैं अभी, ठीक है. Consumer right, competition and taxation, fostering a more conducive ecosystem for e-commerce enterprises to thrive. India's data protection regulation aim to align with global standards. हम बात भी करते हैं कि हमारा भी डेटा प्रोटेक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा वेस्टर्न कंट्रीज का है. हमारे लोगों का डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, बाहर नहीं स्टोर होना चाहिए. तो वो चीज जब भी हो पाएगी जब हम इस रूल मेकिंग बॉडी का पार्ट बनेंगे. इन इंडिया इवॉल्विंग एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, ये जो चाइना का मॉडल था एक्सपोर्ट लेड, ठीक है, हम लोग भी अब उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं हमें अपने. ये पीएलआई स्कीम वगैरह ये सब इसी के लिए लेकर आए हैं हम लोग ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, ठीक है. बट उसके लिए जरूरी है पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, और वो तभी होगी जब आप इंटरनेशनल रूल मेकिंग के हिसाब से चलोगे, स्पेशली इन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर. जैसे अभी बीच में हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था इंडिया ने कि हम लोग जो फॉरेन से जो लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है. फिर उसको बाद में चेंज किया गया कि आप को परमिशन लेनी होगी आप किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो. तो इस तरह की अगर पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी तो फिर दूसरी कंट्रीज और इन्वेस्टर्स इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट. द कंट्री मस्ट शेड इट्स हेजिटेंसी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशंस कंसर्निंग ई कॉमर्स, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन विद इन WTO. तो इंडिया को इसमें पार्ट करना लेना चाहिए इन डिबेट्स में, ना कि उसको रेजिस्ट करना चाहिए. Seeking international consensus on rules and disciplines related to emerging economic issues and navigating the evolving geo-economic landscape is in country's best interest. ये आपके लिए एक अच्छा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनता है, ठीक है. इस तरह के कंक्लूजन आपकी मैच्योरिटी दिखाते हैं. Participation in these discussion will also allow India to build a leadership position in the global south. At least global south में तो हम leadership क्लेम कर ही सकते हैं फिर, अगर हम इन चीजों पर अच्छे से नेगोशिएट कर सकें.
कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किए जाएं इन डिबेट्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम डिबेट के बॉयकॉट कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी। The country's lack of engagement in any case has not deterred the other interested nations from forging a consensus. राइट, जापान, यूएसए वगैरह ने सबने अपने डेटा शेयरिंग पे एक एग्रीमेंट बनाया था, राइट, और इंडिया ने उसको मना कर दिया था कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। तो अगर हम बाहर बैठ भी जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि ये काम होगा नहीं, वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज आपस में करेंगी, हम बाहर बैठे रह जाएंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन लेके आया था सीबीएम, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात मत कीजिए डब्ल्यूटीओ में, बट ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म एक तरह का कार्बन टैक्स लगा था जो इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट पर, उसका हार्म तो इंडियन इंडस्ट्रीज को ही हुआ ना। हमने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं करेंगे डब्ल्यूटीओ में, बट वहां पर यूरोपियन यूनियन ने ये टैक्स लगा दिया और हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो अफेक्ट हुए। बिटवीन 2000 टू 2007 इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशियो सर्ज फ्रॉम 12% टू 23%, और जब से ये उसी लेवल पर स्टेबलाइज है, यानी कि हमारी जीडीपी का टोटल जीडीपी का हम कितना परसेंट ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 23% ही कर रहे हैं आज तक, जबकि ये बढ़ना चाहिए था। ये 2007 का डेटा था, ठीक है, ये बढ़ के कम से कम 30-35% हो जाना चाहिए तब तक, राइट। तो अच्छा आर्टिकल था, इसने एक न्यू डायमेंशन दिया कि हमेशा एडमेंट रहना और ये सोचना कि हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ये चीज नहीं होने देंगे, वो चीज वर्क नहीं करेगी। आप नहीं करोगे तो दूसरी कंट्रीज मिलकर रूल बना लेंगे एंड आप बाहर खड़े रह जाओगे। जॉबलेसनेस एंड स्किल गैप, अब ये कोई आज की बात नहीं है, हम 2012 से जब से यूपीए गवर्नमेंट थी तब से कॉन्स्टेंटली सुनते आ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है, तभी हम जॉब क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं। काफी सारी चीजें चलाई गई, स्किल इंडिया मिशन चला लिया हमने, स्किल डेवलपमेंट पार्क बना लिया हमने, बहुत कुछ कर लिए, बट सिचुएशन जैसी की तैसी ही है आज भी, ठीक है। ये चीज तब भी सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्किल्स दी जा रही है वो अब भी उतनी इफेक्टिव नहीं है। आपने स्किल्स के नाम पे आप सिर्फ सर्टिफिकेट दे रहे हो बच्चों को और कुछ नहीं कर रहे हो। राइट। अब इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। पहला कि वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं ऊपर, ये पॉलिसी मेकर्स, नाउ फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नॉलेज जरूर रखते हैं बट वो ग्राउंड लेवल पर आने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, कि ग्राउंड लेवल पर ये इंप्लीमेंटेशन क्यों फेल हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलिसी फोरम है जहां पर ये सब पॉलिसी बन रही है, उन फोरम में ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंस वाले कोई भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही सेम चीज हमने कल भी देखी थी जब हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की थी, एनआरएफ की, ठीक है। उसमें भी इन्होंने यही गलती की है कि ग्राउंड लेवल पर जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में आपने सेक्रेटरीज बैठा दिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है ग्राउंड लेवल पर ये चीजें फेल क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ स्किल डेवलपमेंट के मिशन में भी यही प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों का वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट। दिस इज वन थिंग। दूसरा कि जो ट्रेनर्स हैं वो खुद उतने अच्छे क्वालिफाइड नहीं है, और अगर क्वालिफाइड भी हैं तो उनमें वो पैशन नहीं है कि मुझे इन बच्चों को स्किल्स देनी है और यहां से इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। सो सेकंड इशू इज द ट्रेनर्स, क्वालिटी ऑफ द ट्रेनर्स एंड दैट लैक ऑफ पैशन ऑफ inculcating those skills, ओके। और थर्ड इशू है लर्नर्स, इनमें इनके अपने आप में भी इश्यूज हैं, ठीक है। वो आज भी बिलीव करते हैं कि बस मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, इस बेसिस पे मुझे कहीं काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कॉलेज का स्टूडेंट जाता है कहीं पे कि मैंने ये कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप के पास वो स्किल्स अच्छे से नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। दिस इज थर्ड पॉइंट। सेकेंड इज कि हमारे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मैकेनिज्म बहुत कम है। अप्रेंटिसशिप, ये अप्रेंटिसशिप इज दैट अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में आप किसी एक प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी के साथ वर्क करते हो, एक साल का एक्सपीरियंस लेते हो, मे बी आपको शायद एक छोटा मोटा स्टिपेंड दे दिया जाए 8-10 हजार रुपए मंथली का, ओके। तो वहां पर उनको भी एक नया टैलेंट मिल जाता है कि चलिए हमारे पास काम करने के लिए, उनकी भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो गई कि उन्हें कम सैलरी पे करनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम उन्हें आपको आपका एक्सपीरियंस मिल जाता है ताकि कल को फिर जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कहीं पे अप्लाई करो तो आपके पास हो कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस भी है वर्क का, कि एक्सपीरियंस भी है और स्किल्स भी है मेरे पास, राइट। तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं। फर्स्ट इज ये पॉलिसी फोरम में चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरा ट्रेनर्स और एटलीस्ट जो पैशनेट पीपल है उनको वहां पर बैठाने की जरूरत है। थर्ड है लर्नर्स का ये जो मेंटालिटी है कि बस सर्टिफिकेट काम का है, वो मेंटालिटी चेंज करना जरूरी है। एंड फोर्थ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रेंटिसशिप मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है हमें, ऑलराइट। जब तक ये 4 चीजें नहीं होंगी तब तक ये जॉब क्राइसिस इसी तरह से चलते रहेंगे।
क्लियर। बाकी इस आर्टिकल में ऐसा कोई काम का नहीं था, बस ये है कि आज तक हमने इतना स्किल्स की बातें की, बट आज भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम है। और इन स्किल्स से कहीं ज्यादा पहले अगर कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो है स्कूल लेवल की लर्निंग। ऑलराइट, स्कूल लेवल का एजुकेशन की क्वालिटी और स्पेशली वहां के टीचर्स, मोर सो फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, ओके, ये बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा। हर साल सर्वे होता है प्रथम का, और हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ क्लास एट्थ क्लास के बच्चे बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब तक हम स्कूल लेवल की जो फाउंडेशन है उस पे करेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से उस बच्चे की जो कॉग्निटिव एनालिटिकल स्किल्स थी वो वीक रह गई हैं। अब आगे चल के आप चाहे उसे स्किल्स दे लो, चाहे उसको कुछ करवा लो, वो ब्रेन उसका उस लेवल से डेवलप हुआ ही नहीं है 12 साल स्कूल में कि वो एक नई स्किल्स को एक्वायर कर पाए, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं कि हम कैसे इस जॉब क्राइसिस और स्किल गैप को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के, राइट, क्योंकि चांसलर तो खुद ही होते हैं। बट बंगाल में जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की और गवर्नर जो है इनके बीच में तनातनी चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, इनके अंडर में एक पैनल अपॉइंट किया है कि आप सर्च कीजिए किनको वाइस चांसलर बनाना है इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसको आप कोट करेंगे आप एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल, क्योंकि ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये सब करना जुडिशरी का काम नहीं है। बट और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसके रिफॉर्म के लिए भी एक लोधा पैनल बनाया गया था। बीसीसीआई में कुछ रिफॉर्म के लिए भी एक लोधा पैनल बनाया गया था, वो भी जस्टिस लोधा ने हेड किए थे दोनों। ओके, अब यहाँ पे यूयू ललित हेड कर रहे हैं इस पैनल को। तो ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जांपल्स हैं, ये जुडिशरी स्टेप इन कर रही है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में। यहाँ पर उदयगिरी केस भुवनेश्वर में है, यहाँ पर गई थी राष्ट्रपति जी। SMA2, नाउ रिमेंबर कि देखिए, अगर आप 0 से 30 डेज तक अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे नहीं कर पाते हो, फिर 30 से 60 डे अगर पे नहीं कर पाते एंड 60 to 90 डे, तो इनको डिमार्केट कर दिया जाता है एज SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। और अगर 90 डेज के बाद भी नहीं कर पाते हो तो वो बन जाता है NPA, राइट। तो यहाँ पर जो MSME बॉडीज हैं इन्होंने कहा है कि आप ये जो थ्रेशोल्ड है आपका SMA 2 का, ठीक है, यानी कि 90 डेज का, इसको आप चेंज करके डबल कर दीजिए, यानी कि 90 डेज के बाद आप जो एनपी डिक्लेयर कर रहे हो इसको एटलीस्ट 180 डेज के बाद डिक्लेयर कीजिए। तो ये ऐसी क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो छोटे छोटे MSME है उन्हें करीब 40 दिन तो बन जाते हैं, उस प्रोडक्ट को लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, राइट। उसके बाद फिर मार्केटिंग एंड उसके बाद उनका जो पेमेंट वापस आना है, तो ये सब करीब करीब ले जाता है उनको 200 डेज तक, ठीक है। तो वो लोन कैसे पे करेंगे इस बीच, राइट। तो इसलिए डिमांड किया जा रहा है कि ये जो SMA 2 आपका थ्रेशोल्ड रखा है आपने 90 डेज का, इसको इंक्रीज करके एटलीस्ट 180 डेज कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जो MSMEs हैं इनके पेमेंट आते आते 200 डेज तक का उनको टाइम लग जाता है, ठीक है। कई तो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती है, तो उनको बनाने में टाइम लगता है, जैसे कई सारी फेमस साड़ीज हैं, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, तो इनको बनाने में, फिर इनकी मार्केटिंग, फिर वहां से पेमेंट वापस आना, कई बार डिलेड पेमेंट रहता है, ओके। तो ये कोई गलत डिमांड नहीं है, करना चाहिए शायद, ठीक है। रशिया को फिर से कैटेगराइज किया गया है एज अ हाई इनकम कंट्री। 2014 तक भी हाई इनकम कंट्री थी, अब दोबारा हो गई है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अपग्रेड करता है ये सब। अब ये कैसे हाई इनकम बन पाई है वॉर होने के बाद भी, पहला ऑयल, तो देखिए इसके ऑयल के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है। अगर यूरोप से कम हुए हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो चाइना और इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है। तो रशिया को कोई फर्क पड़ा नहीं। और ऐसा नहीं है कि ईयू ने खरीदना बंद कर दिया, ईयू डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है। आज रशिया से आपके पास आएगा आएगा इंडिया और चाइना में, यहाँ पे रिफाइनरीज में रिफाइन होगा और एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा ईयू में। अब ईयू दिखाएगा हमने तो इंडिया से खरीदा है पेट्रोल डीजल, बट असली में वो आया कहाँ से था, वो क्रूड ऑयल तो रशिया से आया था, ठीक। तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात कि जो सैंक्शन भी लगाए गए हैं रशिया पे, वो उतने टाइट नहीं है जितने कभी वेनेजुएला ईरान पे लगाए गए थे। कल हमने पढ़ा था एक शैडो शिपिंग, राइट, यानी कि अनरजिस्टर्ड शिपिंग वेसल्स हैं, ठीक है, जिनको रोका नहीं जा रहा है, ठीक। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है रशिया को पेमेंट रिसीव करने में, बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो सैंक्शन उतने टाइट भी नहीं थे, उसके बाद ये जो शैडो शिपिंग टाइप की चीजें थी, उसने उसके एक्सपोर्ट्स में कोई कमी आने नहीं दी, इंडिया चाइना में और इंपोर्ट बढ़ गया।
इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ है, बल्कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, क्योंकि क्या हुआ कि काफी सारा जो इंपोर्ट आता था रशिया में, उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की रशिया ने। तो उन लोगों ने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो उससे उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद वॉर चल रही है, तो डिफेंस और उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। कंजम्पशन कंजम्पशन इसलिए कि पहला तो आपको वॉलेंटरली ऑप्शन दे दिया गया कि आइए मिलिट्री में भर्ती हो जाइए, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डिफेंस से प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वेजेस भी बढ़ गए, वर्कर्स भी वेज ज्यादा डिमांड करने लगे। तो और क्योंकि अब वर्कर्स की जरूरत है, तो इनका यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो गया, तो लोगों के हाथों में पैसा जाने लगा, तो कंजम्पशन भी बढ़ गया। ओके, और गवर्नमेंट ने भी डिफेंस सेक्टर में अपनी स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ा दी वॉर के लिए, तो रशिया की इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ओवरऑल। बाइडेन जो कि अब 81 ईयर्स के हो गए हैं, और इनकी अगर आप कुछ वीडियो देखेंगे तो आपको सीरियसली लगेगा कि इज ही मेंटली फिट टू अगेन बिकम द प्रेसिडेंट। तो इनको कहा जा रहा है वहां पर कि आप कॉग्निटिव टेस्ट लीजिए। कॉग्निटिव टेस्ट यानी कि देखा जाता है कि आप कितने अलर्ट हैं और कितने नहीं, क्योंकि बट इन्होंने लेने से मना कर दिया है। 81 ईयर ओल्ड। तो कॉग्निटिव टेस्ट होता है क्या है, यहाँ पे चेक किए जाते हैं आपके ब्रेन के फंक्शन, लाइक थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग एंड यूजिंग जजमेंट एंड लैंग्वेज। ओके, बट फिलहाल के लिए इन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई कॉग्निटिव टेस्ट नहीं लूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज ये जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे ना, जो हमें देने हैं आपको यूएन क्लॉज वगैरह पे, जो मैंने आपको बात की, ठीक है, ये सब आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। एंड जो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा हम लोग बात कर रहे हैं, लाइव मिंट और पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से, डाउन टू अर्थ एटसेट्रा, वो हम लोग आपके साथ सैटरडे एंड संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और संडे को ही आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया जाएगा ऐप पे, आप वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.